ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो सोशल इंटरेक्शन की कमी, कम्युनिकेशन की कमी, लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो, इंटरेस्ट चीज़ों में नहीं दिखा पाते, बिहेवियर में रिपीटेटिव पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे अगर वो किसी एक चीज़ की तरफ इशारा करके दिखा रहे हैं तो उनका इशारा तुरंत चेंज होकर दूसरी चीज़ की तरफ हो जाएगा। अगर उनका नाम लिया जाए या उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन बोली जाए, सुनाई जाए, कही जाए किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, तो या तो उस पर रिस्पॉन्स नहीं देते या फिर बहुत कम रिस्पॉन्स देते हैं। उनके पास्ट की बात की जाए या फ्यूचर की बात की जाए तो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, और उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके जेस्चर्स उस बात से नहीं मिलते जो बात वो आपसे कर रहे होते हैं। और टोन ऑफ वॉइस, यानी एक टोन होती है जब हम किसी से बात करते हैं, अगर हम गुस्सा प्रदर्शित करते हैं तो थोड़ी टोन हाई हो जाती है, काम स्टेट में होते हैं तो जो टोन है वो भी थोड़ी कामिंग स्टेज में होती है। जब भी हम बात कर रहे हैं, हाँ, एक टोन का यूज़ करते हैं, ये एक नॉन वर्बल क्यूज़ भी है हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का लोगों के सामने। तो कंट्रोल नहीं होता उनका अपनी टोन पर, उन्हें नहीं पता होता वेरिएशन ऑफ टोन्स के बारे में, और वो एक फ्लैट रिस्पॉन्स देते हैं बात करते हुए। अगर वो गुस्से में हैं तब भी वो वही टोन का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो एक्साइटेड हैं तब भी वो सेम टोन का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में प्रॉब्लम होती है, दूसरे क्या कर रहे हैं इस बात को नहीं समझ पाते, और ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि सामने वाला बंदा आगे आने वाले टाइम में क्या व्यवहार करेगा। अलग अलग सोशल सिचुएशन में एडजस्ट करने में ऐसे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए उनसे कोई ऐसा गेम खिलाया जाए जिसमें इमेजिनेशन की ज़रूरत है तो बच्चों को प्रॉब्लम होगी। रिपीटेटिव बिहेवियर पैटर्न देखे जाते हैं। मान लीजिए 1 से 100 तक काउंटिंग उनको याद करा दी गई है तो बार बार उसको ही याद करते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे, किताबों के पेज को बार बार पलटेंगे, कोई भी वर्ड हो, कोई भी फ्रेज़ हो जो उनको सुना दिया गया है वो उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। और जब आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि नहीं अब बहुत हो गया बेटा, अब इसको छोड़ दो, अब आगे नहीं करना है, तो वो आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। एक अपनी ही दुनिया में लगे रहकर उस काम को जारी रखेंगे, रिपीट करते रहेंगे। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में ऐसे बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। मान लीजिए उन्हें कोई टॉय कार खेलने के लिए दी जाए तो आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं जो टॉय कार के केवल व्हील्स के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। व्हील्स को लेकर सोचते रहेंगे और ऐसे खेलते रहेंगे, उसको मूव करते रहेंगे, या कार के फ्रंट पार्ट को देखकर उसको ही देखते रहेंगे, उसके बारे में ऐसा लगेगा कि इस पार्ट को देखकर वो कुछ सोच रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे बच्चे किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और अगर उनका जो रूटीन है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं उसमें थोड़ा भी चेंज कर दिया जाए तो एकदम से डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और कई बार इस कारण एग्रेसिव बिहेवियर भी करने लगते हैं। लाइट है, साउंड है, टेम्परेचर है, जहाँ इन सब के प्रति एक नॉर्मल बच्चा नॉर्मल बिहेवियर करता है, ऐसे बच्चों में कई बार इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन के प्रति बिहेवियर भी चेंज देखने में मिलता है। जैसे लाइट में वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चों में स्लीप डिसऑर्डर भी देखने को मिलते हैं और इरिटेशन इन बच्चों को फील होता है। किसी बात को लंबे समय तक करते हैं, बहुत लंबी चर्चा उस बात पर करना चाहते हैं, और उनको ये एहसास ही नहीं होता कि सामने वाला मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा, मेरी बात को सुनकर कहीं बोर तो नहीं हो रहा। बातचीत में गिव एंड टेक वाला ऑप्शन नहीं होता, मतलब उनको बस बोलना ही बोलना है, दूसरों को बोलने का मौका देना ही नहीं, और एक ही बात पर वो बहुत लंबी बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कार के इंजन के बारे में पता है, क्योंकि ऐसे बच्चों की मेमोरी भी बहुत शार्प होती है और किसी चीज़ पर इनको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो सकती है क्योंकि इनके अंदर अद्भुत क्षमताएं भी होती हैं। तो अभी मानते हैं उन क्षमताओं पर बात करने से पहले अभी उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे को बात कर रहा है किसी स्पेसिफिक कार के बारे में, तो वो डीपली आपको बताएगा क्या उसके इंजन है, कैसे उसके कलर हैं, क्या उसका फ्यूल कैपेसिटी है, मतलब उस कार की जितनी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितनी भी उसकी वीकनेसेस हैं, सब वो डिटेल में आपको बता सकता है। मतलब कई बार तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि इतनी नॉलेज तो हमें भी नहीं थी जितनी हमारे बच्चे ने हमको बता दी। ASD कोई ऐसा विकार नहीं है, ये सिर्फ एक बच्चे की अनोखी दुनिया है, अलग तरीके से सोचने का, उसका दिमाग का जो काम करने का तरीका है वो अलग है आम बच्चों से। तो ये कोई बीमारी नहीं है जिसको बीमारी मानकर रोक दिया जाए। ऑटिज्म के बच्चे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जीते हैं, लाइफ में सक्सेस भी पाते हैं, लेकिन सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है और सही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ऐसे बच्चों में, कई ऐसे बच्चों में चीज़ों को याद करने की एबिलिटी बहुत गजब की होती है। वो चीज़ों को लंबे समय तक भी याद रख पाते हैं और बहुत जल्दी भी याद
कर पाते हैं। और अगर उन्हें विजुअल ऐड के थ्रू समझाया जाए या ऑडिटरी एड्स के थ्रू समझाया जाए तो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ भी जाते हैं। और किसी विशेष सब्जेक्ट में हो सकता है इनकी विशेष नॉलेज हो, जैसे मैथ को लेकर बात कर लें, कुछ बच्चे मैथ में बहुत गजब की परफॉर्मेंस दे जाते हैं। म्यूज़िक में बात कर लें, कुछ बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे डांसर होते हैं, कुछ बहुत अच्छे पेंटर होते हैं। तो ऑटिज़्म ये नहीं है कि सक्सेस नहीं दिलाता। अगर किसी बच्चे को ऑटिज़्म है, पेरेंट्स मान लेते हैं कि हमारे बच्चे को एक गजब सी बीमारी है, अब इसका लाइफ कैसे आगे स्पेंड होगी। ऑटिज़्म के साथ विद स्ट्रेंथ जिया जा सकता है, बट अवेयरनेस होना चाहिए पेरेंट्स को, पेरेंटल सपोर्ट की, टीचर सपोर्ट की और सही गाइडेंस की, सही मार्गनिर्देशन की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए इसका समय पर डायग्नोज होना ज़रूरी है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि हालांकि इसके सिम्टम्स 2 से 3 साल के भीतर दिखने लगते हैं, शुरुआती 2 से 3 साल के भीतर दिखने लगते हैं, लेकिन कई बार जब डिले हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट में थोड़ा लंबा भी हो जाता है, प्रॉब्लम भी आती है। तो इसीलिए अगर ऐसे सिम्टम्स आपकी वीडियो में बताए गए हैं, आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल सही होगा कि आप उसको डायग्नोज करा लें, उसका सही डायग्नोज करा लें, ताकि सही ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ को प्लान किया जा सके। अब 2 वीडियो में आपने समझा ऑटिज़्म क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। आने वाली वीडियो में आप समझेंगे कि क्या कारण है कि बच्चों में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आता है।